तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट के बारे में। इसके साथ हम एम्प्टी सेट को भी डिस्कस करेंगे, सिंगलटन सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट, और लास्ट पे पावर सेट को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेट के बारे में। सेट क्या होता है? सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ इसकी। द कलेक्शन ऑफ well defined and distinct object। ये वाली डेफिनेशन जो है तकरीबन सबको पता होती है और पता भी है सबको कि सेट क्या होता है, लेकिन इसको प्रॉपरली कम लोग जानते हैं कि सेट असल में है क्या और एम्प्टी सेट असल में है क्या। एम्प्टी सेट जो है वो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या चीज़ है असल में। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ये दो वर्ड हैं बस जो सेट की डेफिनेशन के मेन वर्ड हैं। अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आप ना भी लिखें उसका कोई मसला नहीं है। आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पे जस्ट लिखा होता है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो डिस्टिंक्ट वहाँ पे होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम छोटे लेवल पर अगर कर रहे हैं काम तो फिर ये लाजमी तौर पर लिखना है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड से मुराद ये है कि ऐसी चीज़ें जिन्हें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी कि कलेक्शन सिर्फ उन चीज़ों की होगी जिनको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिनको हम बता सकते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करो मैं कह देता हूँ कि घोड़ा, सींग वाला घोड़ा, उसका सेट। अब सींग वाले घोड़े तो होते ही नहीं हैं, तो ये तो वेल डिफाइंड नहीं हुआ ना, इसे तो हम डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे, तो गलत बता रहे हैं हम। तो अगर हम कह देते हैं कि 1 से 10 तक, यानी कि जो नेचुरल नंबर के सेट में से 1 से 10 तक, या हम 1 से 10 तक गिनती लिख देते हैं, ये तो वेल डिफाइंड है। या लिख देते हैं हमज़ा, अली, ज़ुबैर, ये 3 नाम सेट के अंदर लिख देते हैं, ये भी वेल डिफाइंड है, इनको भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो ये भी एक सेट बनेगा। अगर हम ऐसा लिख दें एक जानदार गाड़ी का सेट, अब गाड़ी तो जानदार नहीं होती, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है, इसे तो हम डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे, ये तो हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं ना, ये गलत बोल रहे हैं, या जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं है वो भी बोल दें तो वो भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड का आपको समझ आ गई होगी। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता है कि वो रिपीट नहीं होने चाहिए ऑब्जेक्ट जो सेट के अंदर मौजूद हैं, यानी कि इस तरह के अगर 1 1 नहीं आना चाहिए, 2 3 4 सो ऑन, इस तरह से करके। तो ये तो हो गया सेट। इसके बाद आ जाता है जी एम्प्टी सेट। द सेट विच हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। अगर हम इस डेफिनेशन को इस डेफिनेशन के साथ कंपेयर करें, हमने यहाँ पर सेट की डेफिनेशन लिखी है और हमने सेट के अंदर कहा है कि कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होने चाहिए। यहाँ पे भी हम एम्प्टी सेट को सेट कह रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो वो एम्प्टी सेट है। तो ऑब्जेक्ट वाला सेट होता है, तो बगैर ऑब्जेक्ट वाला सेट क्यों है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे आप वेल डिफाइंड वर्ड जो है ना, इस डेफिनेशन का हमें आंसर देता है। वेल डिफाइंड वर्ड, अब देखो जैसे हम कह रहे हैं ना कि द सेट विच हैविंग नो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का ना होना ये वेल डिफाइंड है। हमें पता है, हम कह रहे हैं कि एक सेट के अंदर एलिमेंट्स नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, एक वेल डिफाइंड चीज़ है, हम इसको डिफाइन कर पाते हैं, इसलिए ये सिर्फ इस चीज़ को होल्ड करवा रहा है। डिस्टिंक्ट तक तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वेल डिफाइंड को होल्ड करवा रहा है। कि आप एम्प्टी कह रहे हैं, इसको खाली कह रहे हैं, तो किसी चीज़ का खाली होना ये एक वेल डिफाइंड है। ठीक हो गया। और आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक सेट है, ये 1 2 है, तो ये सेट ही ना, आप किसी तरह से करके इसके अंदर से एलिमेंट्स निकाल दें, कोई डिफरेंस निकाल के या ऐसा कुछ करके, तो आपके पास बचेगा तो फिर भी सेट ही, हालांकि क्योंकि था ही वो सेट एक। या एक कमरे के अंदर चेयर्स पड़ी हैं, डिफरेंट चेयर्स हैं, तो उनका आप सेट बना दें। आप क्या करें, बाद में उस चेयर को निकाल दें, अब सेट तो बना रहा है ना, सेट तो है ही ना, तो इसलिए एम्प्टी सेट असल में एक सेट होता है, क्योंकि उसके अंदर जो खाली होना किसी चीज़ का वो वेल डिफाइंड है, उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एम्प्टी सेट। इसकी तरफ बाद आते हैं जी सिंगलटन सेट की तरफ। टन सेट, सिंगलटन सेट जो है ये पूरी लाइफ में, यानी कि हम MSc करें, MPhil करें, PhD करें, सिंगलटन सेट हमारे साथ ही चलता रहता है। वैसे तो सारे के सारे सेट होते हैं, लेकिन ये चलता ही रहता है तकरीबन। द सेट
which having only one element is called सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। एग्जाम्पल इसकी क्या है जी, इसमें 1 लिख दें, 0 आ जाए। अब अक्सर ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट इसको भी कह देते हैं कि ये एम्प्टी सेट है। ये असल में एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट का सिंबल फाई ज़रूर है, फाई एम्प्टी सेट का सिंबल ज़रूर है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर एम्प्टी किसी सेट के अंदर फाई आ जाता है, यहाँ पर फाई एक ऑब्जेक्ट के तौर पे है, एक एलिमेंट के तौर पे है, तो हम कह सकते हैं कि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है और ये एक सिंगलटन सेट है। एम्प्टी सेट की नोटेशन नहीं है ये वाली। इसके बाद आते हैं जी हम पावर्स उसकी तरफ, सबसेट की तरफ। सबसेट, इफ A and B are two sets, अगर A और B दो सेट हों, इनके बिटवीन हमने सबसेट को डिस्कस करना है। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर इन सेट, आर आल्सो लिख लें, आर आल्सो इन सेट बी, यानी कि देन ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। यानी दो सेट हो हमारे पास, एक ए और बी। अगर ए सेट के तमाम एलिमेंट बी सेट के अंदर मौजूद हों तो ए सेट जो है वो बी सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। इसकी एग्जांपल लेते हैं। एक सेट है जी ए, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं जी 1 2 3, और एक है बी जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखें 1 2 3 सेट ए के अंदर एलिमेंट है और ये 1 2 3 बी में भी पड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है सबसेट है बी का, यानी ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं। तो ये नोटेशन है इसकी सबसेट की। अब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि दो तरह के सबसेट्स होते हैं। कभी कभी हमें प्रॉपर सबसेट मिल जाता है, कभी कभी हमें इम्प्रॉपर सबसेट मिल जाता है, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर सबसेट लिखते हैं। प्रॉपर सबसेट, फिर से वही बात, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट हों, तो मैं लिख ही देता हूँ। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट of B if at least one element of set B would not be या should not be the element of set A। यानी कि अगर आपके पास दो सेट हैं, एक सेट के अंदर एलिमेंट हैं जी 1 2 3, जैसे अभी हमने बात की है, दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट हैं जी 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट B के अंदर ऐसा है जो कि सेट A के अंदर नहीं है, तो अगर ऐसा हो जाए तो A B का प्रॉपर सबसेट होगा। इसके नीचे भी आप लाइन लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रहा, क्योंकि जिस बुक से हम ये बना रहे हैं, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ, तो हम उस बुक को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नीचे लाइन लगा दें तो कोई मसला नहीं है उस चीज़ से। यानी देन ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ़ एटलीस्ट वन एलिमेंट, यानी कम से कम एक एलिमेंट ऑफ सेट बी सेट का शुड नॉट बी द एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कम से कम एक एलिमेंट सेट बी का ऐसा होना चाहिए
जो कि सेट ए का एलिमेंट ना हो, देन द सेट ए इज सेट टू बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। अगर ऐसा होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम आ जाते हैं, तो यानी कि प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन यही है ना कि ए सबसेट बी, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं। और अगर इस तरह हो जाए कि बी सबसेट हो जाए ए का भी, यानी ए बी का भी हो जाए और बी ए का भी, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं, बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद हैं, तो वो इक्वल सेट हो जाएंगे, तब वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। तो हम इसे डिस्कस करते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। लेट द सेट ए is said to be improper subset of set B if A is equal to B। यानी कि ए सेट बी सेट के अगर इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। किस तरह से, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसकी। एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट हैं जी 1 2, दूसरा सेट बी है उसके अंदर भी एलिमेंट हैं 1 2। अब ए सबसेट है बी का, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं। देखिए 1 2 इधर है, इधर भी पड़ा हुआ है, और बी के तमाम एलिमेंट भी ए के अंदर मौजूद हैं, यानी कि बी भी सबसेट है ए का। अगर ये वाला रिजल्ट आपके पास कहीं पे आ जाता है, ये ध्यान में रखना है, तो वो दोनों सेट एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि ए के तमाम एलिमेंट बी में और बी के तमाम एलिमेंट ए में, इसका मतलब वो दोनों सेट एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। और याद रखना है कि हर सेट खुद का सबसेट होता है, हर सेट खुद का सबसेट होता है। अब देखिए ए के अंदर एलिमेंट है 1 2, तो हम कह सकते हैं ना कि ए के तमाम एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये इम्प्रॉपर सबसेट होता है, यही भी ध्यान में रखना है आप लोगों ने। और एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हर सेट का सबसेट होता है, कोई भी सेट लिख दें उसका सबसेट होता है, वो है 5। यानी कि एम्प्टी सेट हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। देखिए यहाँ पे लिख दूँ मैं 1 2 3, तो मैं 1 2 3 में भी कह सकता हूँ कि जी एम्प्टी सेट जो है, ये ऐसे लिख दूँ, एम्प्टी सेट जो है इसका सबसेट है 1 2 3 का, यानी कि ये हर सेट के अंदर पड़ा होता है। हमें पता कैसे है कि ये हर सेट में पड़ा है, क्योंकि जब हम किसी सेट के पावर सेट बनाते हैं ना, तो सबसे पहले 5 लिखते हैं हम, यानी कि एम्प्टी सेट लिखते हैं। और पावर सेट क्या होते हैं कि किसी एक सेट के तमाम सबसेट्स, तो अगर तमाम सबसेट्स लिख रहे हैं तो हम 5 भी तो लिख रहे हैं बीच में, तो 5 भी इसका मतलब क्या है, उसका सबसेट है, यानी कि एम्प्टी सेट भी उसका सबसेट है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा सुपर सेट को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहीं पे बता देता हूँ, अगर ए सबसेट है बी का, यहाँ पर भी अगर आप ये लाइन ना लगाएं तो कोई मसला नहीं है, लगा दें तो भी ठीक है। अगर ए सबसेट है बी का, तो यानी कि ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं, तो जो बी सेट है वो ए सेट का सुपर सेट कहलाएगा। और इसको इस तरह से डिनोट करेंगे कि अगर ए सबसेट है बी का, और इसका हमने बताना है कि बी सुपर सेट है ए का, तो आप ऐसे लिखेंगे बी इज़ सुपर सेट ऑफ ए। ये ज़हन में रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली, कि बी सुपर सेट ऑफ ए, यानी बी सेट जो है बड़ा, उसमें ज़्यादा एलिमेंट है सेट ए से। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है बात ही पावर सेट की। पावर सेट ऐसा सेट है जिसमें किसी एक सेट के तमाम सबसेट्स मौजूद होते हैं। ये शायद वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन इसको डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं शायद इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज़ कॉल्ड पावर सेट। यानी कि फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास एक सेट है x, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2। हमने क्या करना है, इसके तमाम सबसेट्स निकालने हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ p ऑफ x, यानी कि पावर सेट ऑफ x, तमाम सबसेट्स। मैंने पहले बताया है कि एम्प्टी सेट ऐसा सेट है जो हर सेट के अंदर मौजूद होता है, तो सबसे पहले एम्प्टी आ गया 5। फिर क्या आ गया, इसका और सबसेट निकालें, ऐसा सेट इसके अंदर से निकालें जो इसी के अंदर मौजूद हो। एक मैंने 1 निकाल लिया, फिर निकालें, फिर अगला मैंने 2 निकाल लिया, फिर निकालें, फिर अगला मैंने 1 2 निकाल लिया। इससे आगे आप निकाल ही नहीं पा रहे, 2 4 इसके सबसेट्स बन गए। अगर मैं यहाँ पे एक सेट ले लेता हूँ A B C,
इसके सबसेट्स निकालें। ये इसको मैं y का नाम देता हूँ। पावर सेट ऑफ y दैट इज इक्वल टू, पहला एम्प्टी सेट आएगा, दूसरा क्या आएगा फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट सबसेट, फिर सेकंड सबसेट b, ये भी एक सेट है जो कि इसका सबसेट है, सिंगलटन सेट ये वाले लिख रहे हैं हम अभी c। अगला सेट आएगा ab, उससे अगला सेट आएगा ac, उससे अगला सेट आएगा bc, उससे अगला इसका प्रॉपर पावर सबसेट आएगा abc। एंड भी आप abc क्यों लिख देते हैं, क्योंकि abc पूरा सेट है असल में ये, और ये पूरा सेट इस सेट में पड़ा हुआ है, यानी कि abc सबसेट है इस सेट abc का। तो ये पावर सेट्स है, इसका ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, वेन डायग्राम की मदद से हम सेट को डिस्कस करेंगे और डी मॉर्गन लॉ पे भी बात करेंगे, और साथ और भी काफ़ी चीज़ें जैसे यूनिवर्सल सेट है, इन पे अभी हम तक हमने बात नहीं की, तो इन पर भी बात करेंगे। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे और हमारी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो लाजमी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ के लिंक को आगे शेयर करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें, वो भी हमारी वीडियोज़ देखें। खुदा हाफिज़।